महबूब जफर लिखते हैं, हमें तो अहले सियासत ने बताया है किसी का तीर किसी की कमान में रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। यानी आज का भी शो एक राजनीतिक खबर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। चर्चा होगी उस राजनीतिक दल की जो सियासत की जमीन पर सबसे पुराने किरदारों में एक है। बात होगी कांग्रेस की, वो कांग्रेस जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन अभी प्रदेशों में भीतरी कलह से जूझ रही है। इनमें कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है, फिर भी पार्टी के भीतर कलह सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या पंजाब, दोनों राज्य कांग्रेस के लिए कठिन साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची में केवल यही दो राज्य नहीं हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात समेत कई राज्य हैं जो कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। फिर बात होगी एक ऐसी सियासी ट्रेंड की जो सरकार और पुलिस के बीच नजर आता है, यानी मामला सत्ताधारी पार्टी और पुलिस महकमे के बीच गठजोड़ का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जो गठजोड़ नई पार्टी के सत्ता हासिल करने पर पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के लिए दुष्परिणाम लेकर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के एक और अहम मुद्दे पर टिप्पणी की है। ये बात कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को लेकर है। रुक करेंगे फिल्म और राजनीति से मिलकर बने एक नए समीकरण का, जिसके केंद्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद हैं। जानेंगे देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने की संभावनाएं कितनी मजबूत हुई। बताएंगे बेंगलुरु के 20 वर्षीय छात्र के बारे में जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, बहुत खास थे कभी नजरों में किसी के हम भी, मगर नजरों के तकाजे बदलने में देर कहाँ लगती है। कुछ ऐसा ही हाल है देश के पुलिस महकमे का। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सत्ता बदलने के साथ ही राजद्रोह जैसे मामले दर्ज करने का चलन शुरू हो चुका है। ये ट्रेंड चिंताजनक है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ का कहना है कि देश में ऐसी प्रवृत्ति परेशान करने वाली है। जब एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है तब पुलिस अधिकारी उस पार्टी का पक्ष लेते हैं, फिर सत्ता की कमान किसी और दल के पास होती है तो सरकार उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। इसे रोकने की जरूरत है। अदालत ने एक निलंबित आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए ये बात कही। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने इस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिया कि वो निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं करे। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो मामले की जांच में सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर पुलिस के पक्ष की खामी का भी जिक्र किया। कोर्ट के मुताबिक ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है और इसके लिए पुलिस महकमा भी इतना ही जिम्मेदार है। कोरोना महामारी ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया। अमीर और गरीब सभी इसकी चपेट में आए, लेकिन इसी समाज का एक हिस्सा ऐसा था जिस पर संजीदगी जरूरी थी। ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह रुकनी नहीं चाहिए। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया है, जिसके मुताबिक या तो उन बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए या फिर उनका खर्चा राज्य सरकार उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रशासन से बात करें, साथ ही सुनिश्चित करें कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित न हो पाए, विशेष रूप से वर्तमान सत्र में। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनाथ बच्चों को 23 वर्ष पूरे होने पर 10 लाख रुपए का प्रावधान है। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। 1 अप्रैल 2020 से 23 अगस्त 2021 के बीच कोविड-19 समेत अन्य कारणों से लगभग 1 लाख बच्चे बेसहारा हुए हैं। इनमें लगभग 8,000 बच्चे अनाथ हुए, 396 बच्चों को छोड़ दिया गया और लगभग 92,000 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया। कोरोना के दौरान एक और चेहरे ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये चेहरा राजनीति से नहीं बल्कि फिल्म की दुनिया से था। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद केजरीवाल और सोनू सूद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच सीएम केजरीवाल ने देश के मेंटर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही। सीएम केजरीवाल के मुताबिक बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद बच्चों को गाइड करेंगे, वो भी कार्यक्रम के दौरान बच्चों के मेंटर बनेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से जिम्मेदारी मिलने के बाद सोनू सूद ने कहा कि आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने देश का मेंटोर प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया, बल्कि आम लोगों को देश के लिए कुछ अलग करने का मंच दिया है। अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं तो देश के लिए इससे बड़ा योगदान कुछ और नहीं हो सकता। इसके साथ सोनू सूद ने सभी लोगों को इसका हिस्सा बनने की अपील की, साथ ही देश के बच्चों के लिए कुछ करने की बात पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक अगर लोग एक भी बच्चे के मेंटर बन पाते हैं तो इससे बड़ी देशभक्ति कोई और नहीं हो सकती। राजनीति में आने से संबंधित पूछे गए सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।
वहीं सीएम केजरीवाल ने सबसे पहले सोनू सूद का आभार जताया। इसके बाद कहा कि वो देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ये अपने आप में अजूबा और करिश्मा है कि जो काम तमाम सरकारें नहीं कर पाती हैं वो सोनू सूद कर रहे हैं। हमने सोनू सूद से उनके काम को लेकर विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि वो लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसके चलते देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता और ज्यादा साफ हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है और वर्तमान में 10 पद खाली हैं। नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल 1 पद खाली रह जाएगा। कानून मंत्रालय जल्द ही नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। 31 अगस्त को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना इन नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाएंगे। अगली खबर बेंगलुरु के एक छात्र की है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। 20 वर्षीय स्टीवन हैरिस ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और उसके साथ पीएम की 2 पेंटिंग्स भी भेजी। स्टीवन के पत्र का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रचनात्मक क्षेत्र में युवाओं की लगन और मेहनत देखनी सुखद है। उनकी पेंटिंग से पता चलता है कि उनमें पहलुओं को गहराई से समझने का हुनर है। स्टीवन के पत्र और पेंटिंग के जवाब में पीएमओ की तरफ से जवाब जारी किया गया। जवाब में लिखा था कि आपने जिस बारीकी से सूक्ष्म भावों को कैनवास पर उतारा है उसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। स्टीवन ने जन स्वास्थ्य और लोक कल्याण को लेकर भी विचार साझा किए थे। पीएम मोदी ने इसकी भी प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि समाज में सकारात्मकता फैलाने के स्टीवन के प्रयासों से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अपने पत्र में स्टीवन ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से पेंटिंग कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर 100 से ज्यादा पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अब बात सियासत के सबसे पुराने चेहरों में से एक कांग्रेस पार्टी की। पार्टी जो भले ही 2024 का विपक्षी दम भर रही हो, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद वही है। यानी कांग्रेस का एक हिस्सा ही कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये महज एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या उसके संगठन का एक हिस्सा ही है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि उन राज्यों में हो रहा है जहां कांग्रेस पहले से सत्तासीन है। बात उन राज्यों की जहां कांग्रेस के लिए हालात आइडेंटिटी क्राइसिस के बने और इन हालातों के लिए खुद जनक संगठन की है। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही पार्टी का आलाकमान हालात सामान्य होने का दावा करता है, राज्य की राजनीतिक साध पर विवाद नजर आने लगते हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का विवाद इस बात की नजीर है कि गांधी परिवार बड़े चेहरों को साथ लेकर चलने के शगल में माहिर नहीं है। पंजाब भी चुनावी राज्य है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। संगठन कैप्टन की अगुवाई में निश्चित नजर आ रहा था, लेकिन अब नए तरह का संकट उनके सामने है। सियासी पंडित बताते हैं कि उन्हें राजनीति में तमाम दिक्कतें मिली, लेकिन वो खुद गांधी परिवार की चुनौती कभी नहीं बने। फिर तस्वीर में एक किरदार की एंट्री हुई, नवजोत सिंह सिद्धू, जो भी कैप्टन की सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो रहे हैं। ठीक यही हालात छत्तीसगढ़ में भी हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने पर राहुल गांधी ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। मामले पर अब तक कोई हरकत नहीं हुई है। अब ये वादा कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बात से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंह दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं। टीएस सिंहदेव का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और वो स्थानीय नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। भूपेश बघेल की छवि एक मजबूत मुख्यमंत्री की है। ऐसे में कोई बड़ा बदलाव आसान नहीं लगता है। हरियाणा में भी कांग्रेस के हालात बहुत बेहतर नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कुमारी सैलजा के बीच विवाद हुआ। इसके बाद हुड्डा समर्थक कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर अपनी शिकायत रखी। जानकारों का कहना है कि समर्थन की बात से तो साफ था कि हुड्डा खेमे को राहुल गांधी का समर्थन हासिल है। कथित तौर पर हुड्डा अपने बेटे को कांग्रेस प्रमुख बनाना चाहते हैं, लेकिन शैलजा ने संगठन के प्रति शुरुआत से ही वफादारी दिखाई है। राजस्थान के हालात बहुत अलग नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा है। लंबी चौड़ी बयानबाजी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी हुई थी। कुल मिलाकर पार्टी की फजीहत। तभी राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने वहां जाकर विधायकों से मुलाकात की थी। चर्चा यहां तक थी कि संगठन में बदलाव होने वाला है। पार्टी के सामने मुश्किल इतनी बड़ी हो गई कि भाजपा ने स्थितियों का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की थी। अब बात एक ऐसे प्रदेश की जहां कांग्रेस लंबे समय से वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक था। नतीजतन राहुल गांधी ने वहां अपनी एक टीम भी तैयार की, जिसके बनते ही कद्दावर कांग्रेसी नेता अहमद पटेल और उनसे जुड़े लोगों की अनदेखी हुई।
परिणाम यह निकला कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। पार्टी इस हार से उबर ही रही थी कि निकाय चुनाव में भी उसकी बुरी तरीके से हार हुई। अब वहां स्थिति ऐसी है कि संगठन के लोग ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। कर्नाटक में भी सिद्धिरमैया बनाम डीके शिवकुमार की लड़ाई ने खूब हेडलाइंस बनाई। इसके अलावा पार्टी हमेशा येदियुरप्पा को निशाना बनाती रही, लेकिन उनके सीएम पद से हटते ही कांग्रेस ने वो पहलू भी गंवा दिया। अब कांग्रेस के दो बड़े चेहरों में लड़ाई खुद को सीएम पद का उम्मीदवार साबित करने की है। दोनों नेताओं के खेमे उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए अभी से लगे हुए हैं। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। राहुल गांधी ने जैसे ही पुराने चेहरों की अनदेखी करके नाना पटोले को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वैसे ही सहयोगी दलों का प्रतिकार नजर आने लगा। पटोले का नितिन राउत समेत कांग्रेस के कई नेताओं से पहले से ही काफी विवाद है। कुछ ही समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की चुनौती कम होती नजर नहीं आ रही है। यूपी बिहार में भी कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे नहीं है। यूपी में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हालात सभी ने देखे। कई बुजुर्ग चेहरों को नजरअंदाज किया गया और जितिन प्रसाद ने तो पार्टी ही छोड़ दी। बिहार में ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा कौन होगा। झारखंड में भी जब से नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, तब से पार्टी में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पिछले 1 सालों में कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा। वहीं जम्मू और कश्मीर में भी पार्टी के हालात बेहतर नहीं है। गुलाम नबी आजाद से किनारा करके गुलाम मोहम्मद मीर को मुखिया बना दिया गया। इसके अलावा गोवा संगठन, कपिल सिब्बल की अगुवाई वाला G23, ये सब कांग्रेस के लिए सकारात्मक नहीं है। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और यहाँ हमारे पास आपके लिए सवाल है, लेकिन उससे पहले हम अपने कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब है 8। वही हमारा आज का सवाल है कि भारत ने हाल ही में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। भारत कब तक इस पद पर रहने वाला है। मिलते हैं कल नए दिन की नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।